बेटा हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने कल भी बता दिया था, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। मीन्स कोई रिएक्शन हो रही है और आप उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, कोई रिएक्शन हो रही है तो आप क्या फैक्टर्स कर सकते हो, किस पे जो रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी, डिपेंड किस पे करेगी और आप स्पीड को कैसे बढ़ा घटा सकते हो, वो आपको फैक्टर्स बताने हैं। कल मैं पहले बता चुका था कि सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि आपका रिएक्टेंट कैसा है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट का मतलब आपका रिएक्टेंट कैसा है, कि वो खुद एक अपना रेट को बढ़ाना चाहता है या नहीं। पर देखो कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं, आप कोई भी कंडीशन दे लो उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा बढ़ नहीं सकता, वो हमेशा स्लो रिएक्शन ही दिखाएंगे। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमेशा क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ही ज्यादा रहता है, एक्स्ट्रा कंडीशन की जरूरत नहीं होती। तो हर रिएक्टेंट का अपना अलग कैपेसिटी होती है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो ये लिखा मैंने कि डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अलग अलग रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगी, स्पीड अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि हर रिएक्टेंट को अलग अलग चाहिए एनर्जी टूटने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सके। इसलिए हर रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। जैसे मान लो एग्जांपल है NO O2 के साथ कंबाइन होके NO2 बनाता है, तो NO2 बेसिकली फास्ट रिएक्शन दिखाता है, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जो आपका CO है वो O2 के साथ CO2 बनाता है, ये रिएक्शन नॉर्मली कैसी रहेगी बेटा, स्लो रिएक्शन रहेगी, क्योंकि CO ऑक्सीजन के साथ स्लो रिएक्ट करता है और NO ज्यादा रिएक्ट करता है। तो यहाँ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट के ऊपर। सेकंड मैंने बोला था बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के रिएक्शन में जितना आप ज्यादा रिएक्टेंट लोगे उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना आप पेट्रोल ज्यादा डालोगे उतनी बाइक ज्यादा तेज चल सकती है, लंबट चल सकती है। तो वही है कि ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितना आप ज्यादा रिएक्टेंट लेते हो फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, उतनी ही रिएक्शन आपकी फास्ट होगी, ये नॉर्मल बात है। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर। The rate of reaction increase with increase in temperature। जैसे आप नॉर्मली 90% या 99% रिएक्शन में जो एक्सोथर्मिक होते हैं नॉर्मली, उनमें जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। The rate of reaction normally almost double for every 10 degree rise in temperature। मस्त आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा भी देते हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज सरफेस एरिया। ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, आप जितना रिएक्शन को जल्दी, आपके रिएक्टेंट का एरिया जितना ज्यादा बढ़ाओगे, जितना रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। ये वो फैक्टर थे जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। इस पेज में कोई भी डाउट है तो पूछो। कैटालिस्ट, a catalyst increase the rate of reaction without consumption of in the reaction। मतलब अपने अंदर कोई चेंज आए बिना एक कैटालिस्ट एक रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है। एक कैटालिस्ट क्या कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, यदि आप रिएक्शन करा रहे हो नाइट्रोजन +3 हाइड्रोजन और आप अमोनिया गैस बना रहे हो, तो यदि आप चाहते हो ये रिएक्शन अच्छी तरीके से होती रहे, इसकी स्पीड बढ़े, तो आपको कैटालिस्ट क्या लेना पड़ेगा, Fe। क्या कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, Fe। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगी। वैसे बता देता हूँ एक बात, कुछ कैटालिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं, एक्सेप्शन केसेस। एक्सेप्शन केसेस का मतलब क्या होता है, कई बार रिएक्शन सम टाइम हमें रिएक्शन स्लो करनी पड़ती है बेटा, क्या करनी पड़ती है, स्लो। देखो बेटा सम टाइम क्या होता है कि कैटालिस्ट हमें ऐसा भी चाहिए जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकता हो। जैसे एग्जांपल देखो, मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है,
लैब में रखने के बाद वो जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि वो किस में टूट जाता है, H2O प्लस RO2 में। जो आपका पेरोक्साइड है वो किस में टूट जाता है, H2O प्लस RO2 में टूट जाता है लैब के अंदर। तो इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए मैं इसमें डाल देता हूँ फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो ये रिएक्शन को स्लो करता है। तो जरूरी नहीं होता कि हर बार कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज करे। कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो इसलिए डाले जाते हैं ताकि रिएक्शन स्लो हो जाए, तो उनको क्या बोलते हैं, पॉइजन्स या डिमोटर्स, जो स्लो करते हैं रिएक्शन को। उनको आप नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोल सकते हो। बट नॉर्मली ये बहुत एक्सेप्शन केसेज हैं, तो इनको छोड़ दें। तो नॉर्मली कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ लाइट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन वो होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। The reaction which take place only in presence of light are called photochemical reaction। जो किसकी प्रेजेंस में होती हैं, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस भी किसकी प्रेजेंस में होती है, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, जो जिन तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में यदि आपको स्पीड बढ़ानी है रिएक्शन की या रेट बढ़ाना है रिएक्शन का, तो आपको किसकी प्रेजेंस की जरूरत पड़ती है, लाइट की प्रेजेंस। तो जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। एग्जांपल देखो, H2 प्लस Cl2 2HCl इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जब आप हाइड्रोजन को क्लोरीन से मिलाते हो तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है 2HCl। ये रिएक्शन जितनी ज्यादा लाइट डालोगे, जितनी प्रेजेंस ऑफ लाइट ज्यादा होगी, उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी बेटा, ज्यादा रहेगी। तो ये क्योंकि क्या कैसी रिएक्शन है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये तो हो गए आपके फैक्टर्स खत्म हो गए। अब अगला टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बोलता है, मान लो कोई भी जर्नल रिएक्शन है, मान लो कोई भी जनरल रिएक्शन है जिसमें आपका ए और बी मिलके आपका प्रोडक्ट बनाते हैं। ए और बी मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो इसमें ध्यान से देखो, ए क्या है, ए आपका रिएक्टेंट है, बी भी आपका रिएक्टेंट है। ए और बी आपके रिएक्टेंट हैं, और जो आगे नंबर ए और बी है ये है नंबर। नंबर का मतलब देखो, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने N2 प्लस 3H2। तो आपके N2 जो है वो भी रिएक्टेंट है, H2 भी रिएक्टेंट है। और जो स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, आगे जो नंबर है 1 और 3, ये स्मॉल नंबर हैं आपके। 1 और 3 क्या है, आपके नंबर्स हैं। इन्हीं को बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मान लो ए और बी आपके नंबर हो गए, ए और बी आपका रिएक्टेंट हो गया और आपका प्रोडक्ट बन गया। तो मैंने पहले भी बोला है, जितना ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी आप उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, उसकी प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन के। और इनकी पावर्स क्या आएंगी, पावर्स इंपॉर्टेंट है। जो आपकी रिएक्टेंट होंगे, जो रिएक्टेंट के आगे नंबर होता है 1 2, वो उनकी पावर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, पावर। तो ये बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन। जब इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के, और के आपका क्या है, रेट कांस्टेंट। व्हाट इज के, के इज रेट कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट दैट rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे लिखता है कि ईच मोलर कंसंट्रेशन इज रेज्ड टू देयर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। और हर जो कंसंट्रेशन है उसकी जो पावर बनेगा वो क्या बनेगा, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब जो आगे नंबर होता है, जो नंबर कौन सा, जो आपके नंबर आगे होता है ए और बी जो हैं वो क्या बन जाएंगे, आपकी पावर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पावर बन जाएंगे।
ये कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। नॉर्मली इसकी डेफिनेशन पेपर में नहीं आती, फिर भी बस इस फार्मूले को भी समझ लो। ये फार्मूला क्या कहना चाहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट और उसकी पावर कौन बनेंगे, जो आगे नंबर होता है ए और बी क्या बन जाएंगे, उसकी पावर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आगे नंबर ए और बी हो क्या बन जाएंगे, उसकी पावर बन जाएंगे, ठीक है। बट ये ला लंबा नहीं चला, इसके बाद दूसरा आया रेट लो। रेट लो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। रेट लो बोलता है, मान लो आपकी कोई रिएक्शन है ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, पहले वाली रिएक्शन मान ली। वो बोलता है कि एक्सपेरिमेंटली हमने पता लगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अल्फा पे। किस पे डिपेंड करता है, अल्फा पे। और अल्फा ऑफ ए का मतलब ए में से किस पे डिपेंड करता है, अल्फा। और बी टर्म में से किस पे डिपेंड करता है, बीटा। कहने का मतलब मैं समझाता हूं। मान लो आपने ए ले लिया प्लस बी ले लिया। मान लो इसका नंबर 3 है और इसका नंबर 2 है, मतलब ए कितना है 3 और बी कितना है 2। तो तुम्हारे हिसाब से पावर क्या बननी चाहिए, ए की पावर बननी चाहिए 3 और बी की पावर बननी चाहिए आपकी 2। ये बोला था लॉ ऑफ मास एक्शन ने। अब रेट लो बोलता है कि इट इज नॉट नेसेसरी के तीन आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। जो आपके ए हैं वो 3 के 3 जो आगे हैं वो प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन करेंगे, जरूरी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। आप एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये 3 भी हो सकते हैं और 3 से कम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो 30 बच्चे पेपर देते हैं 12th क्लास का, तो ये नेसेसरी कंडीशन थोड़ा कि 30 के 30 पास हो जाएंगे। 30 में से 28 भी पास हो सकते हैं, 25 भी पास हो सकते हैं, 20 भी पास हो सकते हैं। तो ये बोलता है कि लेट करो तीन में से तीन में से सिर्फ 2 पास होते हैं, तो ए की पावर सिर्फ 2 आएगी, 3 नहीं आएगी। बी में से 2 में से सिर्फ एक पास होता है, तो बी की पावर कितनी आ जाएगी, ए और बी जो हैं यहाँ पर, जो ए और बी है मतलब 2 और 1 है, एक्चुअल में वो रिएक्टेंट टर्म है जो उन पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में डिपेंड करता है। एक्चुअल में प्रोडक्ट के अंदर क्या होती है, वो चेंज होती है। इसलिए उसने क्या किया, उसने पावर को चेंज कर दिया। उसने ए की बजाय, जो आगे ए है उसकी बजाय अल्फा पावर लिखा, और बी की बजाय क्या लिखा, बीटा। वो ए और बी से बराबर भी हो सकती हैं और कम भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सबसे मेन बात आई, वो आई पावर कौन सी आई, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा वो रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं जो एक्चुअल में किस में चेंज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में। तो पावर अब क्या आएगी आपकी, अल्फा प्लस बीटा पावर आएगी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। इसमें ये बेटा रेट लो की डेफिनेशन आ गई। रेट लो की मैंने डेफिनेशन बता दिया था, सिर्फ डेफिनेशन में इतना फर्क आएगा। पावर्स को बोलेगा वो कि रेट लो स्टेट दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात ठीक है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उसकी उसके बाद बोलता है ईच मोलर कंसंट्रेशन इज रेज टू द पावर द कंसंट्रम ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, वो रिएक्टेंट नंबर है जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल डिपेंड करता है, तो पावर वही लेनी पड़ेगी हमें। तो ये क्या है आपका डेफिनेशन ऑफ रेट लो, कि रेट लो बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये तो पिछली बात में भी था कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर। मतलब मोलर कंसंट्रेशन जो ए बी है उनकी पावर क्या बनेंगे, वो कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड, जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में क्या करता है, डिपेंड करता है। एक्चुअली में क्या करता है, डिपेंड करता है, वो होंगे आपका। अब मैं कुछ रेट कांस्टेंट के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या था, देखो, जो रेट इज इक्वल टू, जो अपना आया था के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, ये आपने इक्वेशन आ गई। इसमें जो के है, जो आपका के बनाया मैंने, के क्या है, रेट कांस्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे नॉर्मली जितना रेट कांस्टेंट अच्छा होता है ना किसी रिएक्शन का, उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा अच्छी होती है, ध्यान रखना। रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतनी ही रिएक्शन की स्पीड, उसका रेट ज्यादा अच्छा होता है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी
आपकी रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी, ध्यान रखना। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही रिएक्शन आपकी ज्यादा फास्ट होगी, पहली बात। सेकंड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट ये डिपेंड नहीं करता कि आप रिएक्टेंट कितना ले रहे हो। रेट कांस्टेंट कांस्टेंट चीज है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। ध्यान सुन लो कि आपका रिएक्टेंट कैसा है, कितना है, वो डिपेंड नहीं करता, कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा आपके टेम्परेचर पे, ये ध्यान रखना। तो ये लिखा है मैंने कि रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि मैंने एक रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट इतना है, यदि मैं कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? तो नो वेरिएशन। कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं होता। रेट कांस्टेंट सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ रिएक्टेंट कि आपका रिएक्टेंट कैसा है, दूसरा रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अगला टॉपिक है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ। पहले ये बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो पहले इतना बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? मान लो आपकी इक्वेशन, मान लो मैंने मान ली के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, ये अपनी रेट लो इक्वेशन है जो हमने पहले पढ़ ली। ये कौन सी इक्वेशन है? जो रेट लो ने दी थी, जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? के, ए की पावर अल्फा और बी की पावर क्या है? बीटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ? वो टर्म है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में डिपेंड करता है। पावर्स हैं, ए की पावर अल्फा है, बी की पावर क्या है? बीटा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की? कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ इक्वेशन। कि जो आपने रेट लॉ इक्वेशन पढ़ी है, ये इक्वेशन पढ़ी है, उसकी जो पावर है अल्फा प्लस बीटा, जो रेट लॉ इक्वेशन में जो पावर्स है अल्फा प्लस बीटा, उनका जो सम होगा, जो अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा, वो क्या होगा? आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में जो मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उनकी पावर्स का जो सम है वो आपका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। वो क्या होगा? आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब जितनी पावर्स का सम आ जाएगा उतने ऑर्डर की रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो यदि मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताऊं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का कितना ऑर्डर है उसके हिसाब से मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताऊं, तो सबसे पहले है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले क्या है आपकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है बताओ? द रिएक्शन इन विच rate of reaction does not depend upon the concentration of reactant। कि वो रिएक्शन जिसमें रेट डिपेंड ही नहीं करता कि आपकी स्पीड कितनी होगी। समझ रहे हो? मैंने बताया था कुछ केसेस, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्शन की स्पीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आप रिएक्टेंट ज्यादा लो या कम लो, आपकी स्पीड ना घटेगी ना बढ़ेगी। वो क्या होती है? आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसको कैसे लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को? आर की पावर जीरो। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा? के। अब मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में बहुत बार आया है सीबीएसई में, कि कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें रेट के बराबर है तो कितने ऑर्डर की रिएक्शन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। कोई भी एक जनरल रिएक्शन है जिसमें जिसका रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, इज इक्वल टू के, तो ये बताओ वो कितने ऑर्डर की रिएक्शन होगी।
तो जिसमें रेट के बराबर होगा, जिसमें रेट के बराबर होगा, वो कितने ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। इस पेज में कोई डाउट हो तो बताओ। मैं एक बार एग्जांपल बता देता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के वो एग्जांपल होंगे जैसे फोटोसिंथेसिस। जैसे मान लो, ये मान लो H2 प्लस Cl2, आपने लाइट डाली, आपका बन गया 2HCl। ये बात तो ठीक है कि भाई, ये बात तो ठीक है कि भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन जरूरी है HCl बनाने के लिए, पर रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत है? लाइट की। किसकी जरूरत है? लाइट की। हमने ये देखा कि जितना लाइट आप बढ़ाते हो, देखो आपने हाइड्रोजन गैस ले ली, आपने बहुत सारी क्लोरीन गैस ले ली, पर जब तक लाइट नहीं डालोगे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। कहने का मतलब है रिएक्शन का स्टार्ट होना और उसकी स्पीड का बढ़ना लाइट पे डिपेंड करता है, ना कि हाइड्रोजन और क्लोरीन पे। बट देखो रिएक्टेंट की जरूरत तो पक्का पड़ेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता रिएक्टेंट की जरूरत ही ना हो। हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन लेना तो पड़ेगा। बट जब मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूं और जब मैं रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की। किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट, एच न्यू की लाइट की जरूरत पड़ती है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो रिएक्शन की स्पीड का बढ़ना है, जो रिएक्शन की स्पीड का बढ़ना है, वो प्रेजेंस ऑफ लाइट पे ज्यादा डिपेंड करता है, ना कि बाकी चीजों पे। इसलिए हम बोल सकते हैं, तो इस रिएक्शन में स्पीड ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? लाइट पे, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। इसलिए कितने ऑर्डर की रिएक्शन मानी जाएगी बेटा? जीरो ऑर्डर की। इट विल कंसिडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो जाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और आप क्या एग्जांपल ले सकते हो? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होती है, जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जो होती है, उसमें लाइट जरूरी है। बेशक आपके प्लांट में कितना ही क्लोरोफिल हो, यदि लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस बनाना। और चाहते हो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बढ़े, तो आपको लाइट की प्रेजेंस जरूरी है। तो इसलिए कितने ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएंगी ये? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ।